अगर आपको किसी केस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा हुआ है तो उसका उल्टा कर देंगे। आप क्या कर देंगे, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। बताऊं कि भैया इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर जा रहा है तो करंट फ्लो किधर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कीजिए। सेकंड की जो वैल्यू थी उसको पुट कीजिए, थर्ड की जो वैल्यू थी उसको पुट कीजिए और फर्स्ट की जो वैल्यू थी उसको पुट कीजिए। हेलो बच्चों, सो वेलकम टू साइंस एंड फन। अभी तक हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का सोल्यूशन कर लिया था। आज हम हमारा एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वेटेज की बात करता हूं तो वेटेज इसका अच्छा खासा है, यानी आपको बोर्ड एग्जाम में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस दिख जाएंगे, उसी के साथ साथ नीट एग्जाम में भी दिख जाएंगे। अगर जो लोग नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 12th क्लास में, ठीक है, उनको मैं ये बता दूं कि 2 क्वेश्चन अप्रोक्स आपको इस चैप्टर से देखने को ऑलमोस्ट हर साल मिल जाता है। और रही बात बोर्ड के वेटेज की, तो बोर्ड में भी ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग हमारे इस चैप्टर में पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज को पढ़ेंगे, जितने भी टाइप का सेल होता है, जो भी सेल है, नर्स्ट इक्वेशन, ई नॉट की कैलकुलेशन करना, और उसी के साथ साथ हमने बीच बीच में क्या करना है, क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ। ठीक है, और इसलिए हमें इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम बोलेंगे द एरिया ऑफ केमिस्ट्री। इसके बारे में हम ये कहते हैं कि भाई एरिया है केमिस्ट्री का जो कंसर्न है किससे, इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इंटर कन्वर्जन की बात करते हैं, किसकी किसकी, केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। उसके बाद हमारी बात आती है, ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। बहुत रिसर्च होता है इस पार्ट पे। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी या फिर वाइस वर्सा। अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसको वाइस वर्सा बोल रहे हैं। मतलब ये है कि अगर हम केमिकल से इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल कन्वर्जन भी होता होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। ठीक है भाई, चलो फिर आगे चलते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जनरली बात करता हूं तो 2 तरीके के सेल बात पढ़ेंगे हम लोग, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है, यहां पर हम इसको थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गैल्वेनिक सेल को हम डिटेल में पढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल का जो एक एग्जांपल है वो कौन सा है, डेनियल सेल है। ठीक है, इसका नाम कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं सुना होगा। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है भाई, सबसे पहली बात यह है कि गैल्वेनिक सेल की जब भी बात होती है, ये कैसा प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की हेल्प से ही ये प्रोसेस हमारा होता है, गैल्वेनिक सेल वाला। अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक की बात करता हूं तो देख बात याद रखना, इलेक्ट्रोलिटिक जितना भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, किसका अपोजिट होगा, इसका, गैल्वेनिक का। ठीक है, मतलब कितना भी प्रोसेस है वो सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे। मतलब ये कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसको हमें कुछ एक्सटर्नल देना पड़ता है, सोर्स। ठीक है, तो कितने तरीके के यहां पे हमें सेल देखे, गैल्वेनिक स्पॉन्टेनियस से होता है और इलेक्ट्रोलिटिक किससे होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस से होता है। चलिए अब और डिटेल में हम लोग बात करते हैं किसकी, गैल्वेनिक सेल की। देखो भाई, याद रखना है, पढ़ना है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गैल्वेनिक सेल क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी एज अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकरिंग इनसाइड इट। मतलब क्या है, मतलब यह है कि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये बात ये है कि यहां से केमिकल एनर्जी कहां से आ रही है, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है उससे मिल रही है।
ठीक है, इसीलिए हमने बोला कि गैल्वेनिक सेल क्या है, जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एग्जांपल क्या है इसका, डेनियल सेल है। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं सेल को, है ना। अब मैं आपके सामने एक सेल का डायग्राम बनाने जा रहा हूं, प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। देखो भाई, आपको अगर मैं सेल बताना चाहूंगा तो सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो भी हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर मैं इस तरीके से आपके सामने डायग्राम बनाता हूं तो यहां पर मुझे दो चीजें, दो रॉड दिखती हैं। ये दो रॉड हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अभी इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, मान लो यहां पर आपका क्या है, A2 पॉजिटिव है। ठीक है, और इधर अगर मैं इधर की बात करता हूं तो B, ये मान लेते हैं हम लोग एनोड है और इसको हम बोल देते हैं कैथोड है। ठीक है, एनोड टू कैथोड की बात यहां पर होती है, समझना भाई बात को, है ना। क्या समझना है, ये यहां पर एक तरीके से इस तरीके से जुड़े रहते हैं एनोड के पास, क्योंकि यहां से क्या होता है, एक बात मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं याद रखने की कि एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है। एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं आलोक। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अगर आप के को हटा दो तो ए फॉर एनोड, एल फॉर लॉस एंड ओ फॉर ऑक्सीडेशन। यानी एनोड पर कैसा प्रोसेस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता ही होगा, रिडॉक्स रिएक्शन आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एनोड होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, और कैथोड पे कैसा प्रोसेस होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा। मतलब अगर मान लो मैं यहां पर इस तरीके की रिएक्शन लिखता हूं कि A गिव्स यू A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसी रिएक्शन है, ये आपको दिख रही होगी, ये एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, क्योंकि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। और अगर मैं B की बात करता हूं तो मान लो B2 पॉजिटिव बन गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो यहां पर क्या होगा, एनोड इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहा जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, इसका मतलब आपको यह है कि भाई एनोड पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर मैं कैथोड की बात करता हूं तो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बताओ भाई, गैल्वेनिक सेल की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब मैं यहां पर यह लिख सकता हूं कि भैया इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पर जा रहा है, तो करंट फ्लो किधर होगा, इसका उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो होने वाला है। मतलब करंट जो फ्लो करेगी वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो भाई ये हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ। अब कुछ चांसेस और भी होते हैं, क्या चांसेस हैं, कुछ चांस ये है कि मान लो यहां पर इस साइड में आपको चार्जेस की बैलेंसिंग ना दिखे, मतलब यहां पर A2 पॉजिटिव ज्यादा हो जाए, वहां पर B ज्यादा हो जाए, तो डिसबैलेंस सा हो जाएगा सेल, है ना। उस केस में हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज लगाते हैं, इस तरीके की ट्यूब, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं क्या होती है। इसको वैसे हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या होता है, फंक्शन क्या है, अभी बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो ये एक हमारा सेल है जिसमें हम, अगर मैं आपको कुछ लिखाना चाहूं तो मैं क्या लिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, अगर मैं दूसरी की बात करता हूं तो करंट किधर से किधर आ रही है, करंट मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, तो ये भाई पूरी हमारी कहानी किस चीज की होती है, गैल्वेनिक सेल की कहानी होती है। ठीक है, याद रखना है भाई, ये हमारी गैल्वेनिक सेल की कहानी है। अभी हम लोग और पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा, अगर एक कंपार्टमेंट में हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे कंपार्टमेंट में रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर जरूरी है कि दो कंपार्टमेंट हो, कोई जरूरत नहीं भाई, कभी कभी सिंगल कंपार्टमेंट भी आपको दिख सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई, गैल्वेनिक सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर हम लोग इसकी ये पॉइंट अगर आपको दोबारा लिखने तो मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम
एनोड टू कैथोड। इसी तरीके से करंट कहां से कहां जाती है, अब एक बात और बतानी है आप लोगों को। आपको मैंने बताया कि यहां पर दो प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है जो मैं बताना चाहता हूं वो है सेल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक ट्रिक है याद रखना, क्या है, अगर मैं इसको एबीसी लिख दूं, याद रखना सेल हमेशा ऐसे ही बनेगा, एबीसी। ए मतलब एनोड, बी मतलब ब्रिज, और अगर सी की बात करता हूं तो क्या होता है, कैथोड हो जाता है। सही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, बीच में ब्रिज और राइट हैंड साइड में कैथोड। अब भाई हमारी जो रिएक्शन थी उसको देख लेते हैं। क्या रिएक्शन थी, हमने लिखा था A गिव्स यू A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, और दूसरा लिखा था B गिव्स यू B2 पॉजिटिव प्लस, दोनों ही तरफ ऑक्सीडेशन हो गया। यहां क्या लिखेंगे, B2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू B। सही है भाई, एक तरफ हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ए में ऑक्सीडेशन है और बी में क्या है, रिडक्शन है। अगर मैं ए को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो कैसे दिखाऊंगा, भाई ये याद रखना रिप्रेजेंटेशन हमेशा ऐसा ही रहता है, बदलने वाला नहीं है। अभी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जनरल चीजें ये कभी नहीं बदलेंगी, ठीक है। तो अगर मैं सेल के रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो अगर मुझे दिखाना है ऑक्सीडेशन एनोड पर, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे रिडक्शन के लिए दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, याद रखना भाई इसी तरीके से आपको केमिकल रिएक्शन में या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको अगर मुझे इस फॉर्म में लाना है जो मैंने आपको पहले बताया है, एबीसी सेल बनाना है, इससे कैसे बनाओगे, ए गिव्स यू A2 पॉजिटिव, उसके बाद ब्रिज, फिर B2 पॉजिटिव प्लस यहां पे B, ठीक है। मतलब ये मेरा एक सेल बन गया जिसमें क्या क्या है, एक तो एनोड है, बीच में ब्रिज है और लास्ट में कैथोड, मतलब ABC, ठीक है। और अगर ABC हो गया इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यहां पर एक सेल दिया हुआ है, एनोड पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है और कैथोड पर रिडक्शन की रिएक्शन होती है। तो याद रखना ये कैसे रिएक्शन है, एक रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर ये कह दो यहां पर रिडॉक्स का प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको पता है रिडॉक्स हम किसे बोलते हैं, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या ये क्लियर है भाई, बताओ क्या ये क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हमारी बात आती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल सेल के बारे में हम क्या बोलेंगे, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज ड्रिवन बाय द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट, ठीक है। मतलब यहां पर ये कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, ये कैसी रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब भाई जब हम लोगों ने गैल्वेनिक के बारे में पढ़ा था तो मैंने ये बोला था कि केमिकल कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में। यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है इलेक्ट्रोलिटिक में सब कुछ उल्टा चलता है। क्या उल्टा होगा, कि अगर मैं बोलूंगा तो मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल में। तो ये किसका प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है भाई। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल से कौन सा प्रोसेस कराया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराया जाता है। अब सवाल आएगा कि जब सर आपने कहा कि यहां पर उल्टा होगा सब कुछ, इसका मतलब जो सेल का डायग्राम बनाया था क्या वो भी उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। क्या क्या बदल जाएगा, आपके एनोड का साइन बदल जाएगा, आपके कैथोड का साइन बदल जाएगा, आपके करंट की मूवमेंट बदल जाएगी, ठीक है। मतलब जस्ट उल्टा हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, ठीक है। अगर आपको याद हो आप इस सेल को ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा इधर हमने एनोड का साइन क्या ले रखा है, नेगेटिव ले रखा है, कैथोड पॉजिटिव ले रखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर सब कुछ बदल जाएगा इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई, ठीक है। अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना है तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम रहेगा, आपको उसी तरीके से बनाना है। आपको दो कंपार्टमेंट लेने हैं यहां पर,
अभी हम लोग इस कंपार्टमेंट में जो आपको ये रॉड जैसी दिख रही है, ये क्या है, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्लास में मेरे साथ बने रहिए। आई एम श्योर जब ये लेक्चर खत्म होगा आपको सब कुछ आ चुका होगा इस चैप्टर में, ठीक है। अब मैंने बोला भैया इसको एनोड है ये, और ये क्या है, कैथोड। मैंने क्या कहा, जस्ट उल्टा, यानी कि यहां पर एनोड पर पॉजिटिव, वहां पर कैथोड में नेगेटिव, ठीक है। इसको वायर से कनेक्ट कर दिया है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखोगे तो कुछ इस तरीके से जा रही होगी, है ना, और यहां पर करंट की मूवमेंट क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टी चली जाएगी। यही तो पढ़ते हैं भाई, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट को भेज देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस किसका होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का होता है। जस्ट उल्टा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट उल्टा। डेनियल सेल, अब सवाल ये है डेनियल सेल को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। डेनियल सेल किसका एग्जांपल था, गैल्वेनिक का एग्जांपल था, बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं आपको बताऊं तो भाई यहां पर क्या होता है, जिंक और कॉपर का ये सेल होता है, बहुत सिंपल है, जिंक और कॉपर का सेल होता है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ इस तरीके का ये सेल है, इस तरीके का, अगर कुछ इस तरीके का सेल है, मैं ये आपको बोल रहा हूं कि भाई ये आपका डेनियल सेल है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई दो हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है, सबके मन में सवाल आएगा सर हाफ सेल रिएक्शन क्या है। हाफ सेल रिएक्शन वो है, अगर आप लोग क्या करें, एक बारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखें और दूसरी तरफ लिखें रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर दो हाफ सेल आपको दिखेंगे, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। तो भाई ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होगी, आपको दिख रहा है जिंक गिव्स यू Zn+2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये किसकी होगी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन की होगी। अगर रिडक्शन के लिए लिखते हैं तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर, मतलब ये किसकी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन हाफ सेल की रिएक्शन हो गई। तो इस तरीके से हमने दो हाफ सेल यहां पर जनरेट कर लिए हैं, सही है भाई। अब सवाल यह है कि सर जब आप इन्हें हाफ सेल रिएक्शन बोल रहे हैं तो आप फुल सेल रिएक्शन किसे बोलेंगे। कुछ नहीं करना भाई, दोनों रिएक्शन को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कॉपर +2 गिव्स यू कॉपर, +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर। तो यहां पर आप जब ऐड करेंगे तो रिएक्शन क्या बनेगी, जिंक प्लस कॉपर +2 गिव्स यू जिंक +2 प्लस कॉपर। देखो भाई यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका डेनियल सेल है, ठीक है। अब ऐसा है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है भाई कि यहां पर ना एक इसकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू आती है, जिसकी वैल्यू लगभग 1.1 के आसपास आती है। आप एनसीईआरटी खोलिएगा, आपको एनसीईआरटी में एक दिखेगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब समझो 1.1 अगर है तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर 1.1 क्या हो गया, उससे डिफरेंस क्या है, ज्यादा क्या कम होने पे क्या फर्क पड़ने वाला है सेल पे, ठीक है। तो तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर मेरी क्या हो जाए, ये 1 E0 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1.1 हो जाए। अगर ये 1.1 से ज्यादा हो गई तब तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा भाई, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन है E0 की वैल्यू लेस देन 1 बनी रही, 1.1, तब तो ये सही है भाई, हमारा इसी तरीके काम करेगा, डेनियल सेल तरीके काम करता रहेगा। थर्ड केस क्या हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू E0 की बराबर 1 हो गई तब क्या होगा, तब तो भाई कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है ना, तो क्या ही सेल, फिर क्या ही कुछ रह ही गया। तो यहां पर तीन कंडीशंस होती हैं, आप देखिएगा ये पोर्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। वो E0 की वैल्यू यहीं से आती है, हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। E0 कैसे कैलकुलेट कराया जाता है ये हम लोग अभी आज की क्लास में ही देखने वाले हैं, ठीक है भाई। तो बताओ यहां पर तीन कंडीशन पड़ी, E इज ग्रेटर देन 1.1, E0 इज लेस देन 1.1 और बराबर 1, ठीक है। बराबर 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, सेल कैसा हो गया, न्यूट्रल सेल हो गया, है ना। तो ये हमारा डेनियल सेल के बारे में था। याद रखना डेनियल सेल जो होता है वो कैसा सेल है, जिंक और कॉपर का सेल है। देखो इसका डायग्राम भी देखना जरूरी है ना। बनाया दो कंपार्टमेंट, ठीक है।
अब समझो भाई, यहां पर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं, उसको समझना है। ये क्या है? ये एनोड है, ठीक है। ये क्या है? ये कैथोड है। जो रॉड दिख रही है वो एनोड और कैथोड है, ठीक है। अब समझो भाई, अगर ऐसा हो रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बार बार जिंक से Zn+2 बन रहा है, इसका मतलब यह है इस वाले इलेक्ट्रोड की थिकनेस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर मैं ये बोल रहा हूं, इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड की थिकनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और आप यहां पर देखिए, अगर कॉपर +2 से कॉपर बनता जा रहा है तो यहां पर कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, और अगर कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड की जो क्या हो जाएगी? थिकनेस बढ़ जाएगी, है ना। और यहां पर क्योंकि नीचे साइड क्या रह जाएगा? SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि भाई ये कॉपर सल्फेट लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका डेनियल सेल चलता है, जहां पर क्या होता है, अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता जा रहा है, Zn+2 बनता जा रहा है, इसका मतलब उस जो इलेक्ट्रोड है उसकी थिकनेस क्या? कम होती चली जाएगी। और अगर कॉपर की बात करेंगे तो उसमें थिकनेस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि कॉपर क्या हो रहा है? कॉन्टिन्यूसली डिपॉजिट होता चला जा रहा है। क्लियर है क्या? बोलो भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो, अब मैं आपको बताता हूं, जो आप लोग देख रहे थे ना कि अभी आपने देखा था कि एक रॉड बना रखी थी, वो सब क्या है ना। तो देखो, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, आपको ये दिख ही रहे होंगे। एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा ये है, ठीक है। और मेटलाइट कंडक्टर होते हैं, इन विच एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो यहां पर नीचे की तरफ आपको सॉल्यूशन दिख रहा है ना, इधर ये आपको दिख रहा है ना कुछ कुछ, ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। पहले भी इलेक्ट्रोलाइट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? आयोनिक कंडक्टर होते हैं, जो कि क्या हो सकता है? सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकता है। तो 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड बोलते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड को क्या बोल देते हैं? कैथोड बोल देते हैं, कैथोड की, ठीक है। और उसके बाद देखो, इलेक्ट्रोड और जो इलेक्ट्रिकल उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो क्या होते हैं? कंपार्टमेंट में रहते हैं, जैसा आपने देखा अभी अभी, है ना। कभी कभी जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जरूरी नहीं है कि अलग अलग कंपार्टमेंट हो, कभी कभी हो सकता है कि सेम कंपार्टमेंट में भी रहें। तो ये इस तरीके से आपका यहां पे क्या है? ये सेल का डायग्राम है। यहां पर एक ट्यूब बनी रहती है यू शेप की, है ना। यहां पर एक यू शेप ट्यूब बनी रहती है, जो क्या होती है आपकी? मैंने आपको बताया था, ब्रिज, शॉर्ट ब्रिज, है ना, कुछ इस तरीके से। वो क्या होती है, उसके बारे में क्या होता है, कि कैसे, क्यों डाली जाती है, तो ये सारी चीजें हम अभी जानेंगे। अच्छा देखो, शॉर्ट ब्रिज यहां पर क्यों लगाया गया होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप ये बात सोचिएगा, मैं आपको लॉजिक देता हूं एक छोटा सा। आप ये सोचिए, यहां से Zn+2 लगातार निकलता जा रहा है, ठीक है। अगर निकलता जा रहा है और यहां पर सल्फेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो कभी तो ऐसा चांस आएगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव की जो वैल्यू है या जो नंबर है वो क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। और उस डिसबैलेंस ना होने पाए, उसको रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या फंक्शन होता है, ये सब अभी पढ़ेंगे। सही है भाई। देखो, ये हमने कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज की बात आ गई भाई। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब होती है, जो क्या करती है, जिसमें एक जेल होता है, ठीक है, विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल आपका KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, NH4NO3 हो सकता है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? जो इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का जेल होता है। इनर्ट क्यों बोला गया? इनर्ट इसलिए ताकि वो वहां पर रिएक्शन ना कर पाए। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है, इट कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट। सबसे पहली बात भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्किट को कंप्लीट करना है। दूसरा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। भाई लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का मतलब यह है कि चार्जेस की वजह से कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा, और उस चीज को यहां पे मिनिमाइज करने के लिए यूज करा जाता है। थर्ड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव में जो नंबर में डिफरेंस आने वाला है, उस नंबर को बैलेंस आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और उसके बाद, इन ऑर्डर टू गिव द करंट फ्लो और जनरेशन ऑफ द करंट। करंट आप कैसे जनरेट होती है मैंने आपको बता दिया, जिधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसके अपोजिट साइड में करंट जनरेट हो रही होगी। क्लियर है क्या भाई?
तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, चाहे बोर्ड्स हो चाहे नीट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब भी हम लोग किसी मेटल के स्ट्रिप को डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो भाई दो तरीके के हो सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम लोग ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मतलब दो तरीके के हो सकते हैं। क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो सेकंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, आपको पता है दो इलेक्ट्रोड है, एक में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, दूसरे में रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर कुछ इस तरीके की बात हो जाएगी। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कब जनरेट होगा? जब आपको पता होगा क्या कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो हो जाएगा। सही है भाई। तो यहां पर क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझना है। अभी इसका एक क्वेश्चन भी आएगा, बिना उस टॉपिक को समझे आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। सवाल यह है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जनरल, कि भाई मैंने आपको ना क्या करा कि चार एकदम मान लो इस तरीके से बात कर दी कि यहां पर ई नॉट दे दिया तुम्हारा, एक ये दिया जिसकी वैल्यू 1.10 वोल्ट है, एक मैंने और दिया जिसकी वैल्यू B2 पॉजिटिव ऑब्लिक B है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या दे दी? 2.10 दे दी, और C दे दिया जिसमें आपको क्या बोला? C2 पॉजिटिव गिव्स C, इसकी वैल्यू दे दी 1.15 वोल्ट। सवाल यह है इनमें से कौन सा ऐसा सेल होगा या कौन सी ऐसी रिएक्शन होगी जो आपके कैथोड पे जाएगा? भाई कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन का प्रोसेस होता है ना? समझो, उसको करने से पहले कुछ चीज समझा रहा हूं, वो समझो। क्या है वो चीज? ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी टू गेट रिड्यूस्ड। अब इससे और भी चीजें निकलती हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, रिड्यूस करने की खुद को टेंडेंसी ज्यादा। ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइज करने की दूसरों को क्या हो जाएगी? टेंडेंसी ज्यादा। इसका मतलब है ये कैसा हो जाएगा? ये एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सही है भाई। तो यहां पर क्या है, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, और उतना ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी किसके लिए? अदर्स के लिए। और उसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल का एजेंट कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग के लिए जस्ट उल्टा, ग्रेटर द ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ग्रेटर विल बी द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, खुद के लिए। ठीक है, और दूसरे क्या हो जाएगा? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो कैथोड पर जाना चाहेगा। ठीक है, इन तीनों ऑप्शंस में से ए बी सी में से कौन सा ऐसा सेल होगा जो कि हाफ सेल होगा जो किसमें जाना चाहेगा? कैथोड में जाना चाहेगा। मैंने आपको बता दिया है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसके खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी ज्यादा है, और इसका मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब वो क्या हो जाए? खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा। ठीक है, खुद दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन भाई आपके लिए, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, क्या क्या दे रखा है? कैसे पहचानोगे कि रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? जैसा आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर कुछ इस तरीके से दिया गया है तो ये रिडक्शन है, और ये चीज अगर इस तरीके से दी हुई है तो क्या है? ऑक्सीडेशन है। सही है भाई। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह रहा है जो हम लोग आने वाली स्लाइड्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, K प्लस ऑब्लिक K की वैल्यू दे रखी है -2.93। ठीक है, Ag प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है 0. ये आपका K प्लस ऑब्लिक K दिया हुआ है -2.93 वोल्ट। ठीक है, और दूसरा Ag प्लस गिव्स यू Ag दिया है 0.80 वोल्ट। थर्ड दे रखा है Hg प्लस 2 ऑब्लिक Hg गिव्स यू व्हाट? 0.79 वोल्ट, ये दिया हुआ है। फोर्थ है Mg प्लस 2
Mg -2.37 वोल्ट, और लास्ट है क्रोमियम +3 ऑब्लिक क्रोमियम गिव्स यू 0.74। सही है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, क्या यहां पर कोई ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल भी दिया हुआ है? नहीं दे रखा है, सारे के सारे क्या हैं, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल मतलब हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। मतलब आरपी अगर ज्यादा है तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब आप देखो यहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। बताओ भाई, जब आपको सारे फैक्टर पता चल गए तो फिर आप इसमें कैसे निकालोगे? आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग जो कैपेसिटी वो कम हो जाए, ज्यादा रहेगी। तो फिर ये समझ लो कि अगर जिस केस में रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा वहां रिड्यूसिंग पावर क्या रहेगी, सबसे कम रहनी चाहिए, है ना? यही तो होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए तो आपको दिखाई देगा कि के वाले वैल्यू में -2.93 है, मतलब यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा आरपी क्या है, मिनिमम है। अगर आरपी मिनिमम है इसका मतलब सबसे बेस्ट कौन सा होगा, के पॉजिटिव, यानी कि के वाला। ठीक है, तो पोटेशियम सबसे अच्छा, फिर मैग्नीशियम। आप लोग इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए। उसके बाद आपका क्रोमियम आ जाएगा, फिर आपका Hg आ जाएगा, और लास्ट में Ag आ जाएगा। कैसे करा ये? इसी तरीके से करा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा रहेगी, लेकिन रिड्यूसिंग पावर क्या रहेगी, कम रहेगी। मतलब अगर यहां पर रिड्यूसिंग पावर की बात करेंगे तो वो क्या रहेगी, कम। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर तो ज्यादा है, लेकिन रिड्यूसिंग पावर क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है भाई, और आपको यहां पर ऐसा नहीं है कि साइन छोड़ देना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपैरिजन करना है, दोनों देख के चलने हैं। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। जितने लोगों को ये क्वेश्चन सही रहा हो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए प्लीज। ठीक है, चल नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कितनी चीजों पे करता है? पहला, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर करता है। कैसे करता है अभी देखेंगे। नेचर ऑफ मेटल के ऊपर करता है, प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर करता है, और इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद एक बात और है, मान लो आपके पास मैंने क्या करा, कोई एक सिंगल सेल दे दिया, मैंने आपसे बताया भाई इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दो। सबसे पहली बात, जब भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जाएंगे, यानी कि ई की ई नॉट की वैल्यू निकालने जाएंगे, क्या लगेगा आपको, दो सेल चाहिए होंगे, हाफ सेल। आपको दिखाया ही था अभी रिएक्शन में, है ना, दो सेल। तो यहां पर जब आप सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू नहीं निकाल सकते पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर आपको एक रेफरेंस चाहिए होगा, और उस रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका आएगा वो रेफरेंस क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। क्या होता है अभी देखेंगे। ठीक है, उससे पहले SHE को पढ़ने से पहले हम लोग एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन एट 1 मोलर कंसंट्रेशन। कंडीशन से कुछ क्या क्या, 1 मोलर कंसंट्रेशन एट 1 बार प्रेशर एंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, अब सवाल यह है कि सर हम ई नॉट निकालेंगे कैसे? भाई सबके मन में सवाल आना चाहिए कि ई नॉट कैसे निकालेंगे। देखो बहुत बढ़िया से कुछ तरीके बताता हूं, समझना है ना। अब देखो इस बात को समझो, मान लो आपके पास कुछ इस तरीके की बात दे रखी है, और आपको सिंगल सेल ए नॉट की वैल्यू दे रखी है, इसकी ई नॉट की कितनी है, मान लेता हूं मैं 0.45 दिया हुआ है। ठीक है, बोलो भाई क्या ये क्लियर है ना। उसके बाद दूसरा क्या है, ई नॉट B2 पॉजिटिव बी, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.90। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया,
है ना। सवाल ये इसका ई नॉट कैसे निकालोगे पूरे सेल का, है ना। तो देखो दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका है जो सबसे ज्यादा स्कूलों में भी आपको पढ़ाया जाएगा, क्या, ई नॉट ऑफ कैथोड, ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही है। यानी कि आपको जरूरी है, अगर आप ये मेथड लगा रहे हैं तो ये कंपलसरी होना चाहिए कि यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल दोनों सेल्स का दिया हुआ हो, ठीक है, और माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यहां पर भी क्या, आरपी, ठीक है। ये तरीका एक है, सबसे ज्यादा यूज करा जाने वाला तरीका है ये, स्कूलों में भी आपको यही बताया जाएगा। आप कैसे निकाल सकते हैं इसको मैं यहां पर लिख देता हूं और क्लियर में, ई नॉट इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं यहां पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर दोनों ही चीजों का क्या दिया होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल दिया होना चाहिए। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा तब क्या करोगे भाई, जानना जरूरी है ना। अगर किसी केस में मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, आप कैसे लगाओगे, सवाल ये आता है। देखो भाई एक चीज और बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। मान लो आपको यहां पर दे रखा है ई नॉट A2 पॉजिटिव, ए इसकी वैल्यू दी हुई है -0.45, ये क्या दे रखा है, ये मेरा रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अगर मैं इसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा, A gives you A2 पॉजिटिव। सवाल आएगा सर वैल्यू पे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्वेश्चन आप लोगों के मन में आएगा कि वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वैल्यू पे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला है, सिर्फ क्या बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0.45 वोल्ट हो जाना है भाई। बताओ क्या ये क्लियर है। मतलब अगर आपको किसी केस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा हुआ है तो उसका उल्टा कर देंगे। आप क्या कर देंगे, इसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, मतलब जो भी साइन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहां पर जैसे आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा था पर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना था, आप क्या करेंगे, 0.45 निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, ई नॉट को कैलकुलेट करने का, ये फर्स्ट है। बताओ भाई, चलें आगे, आई होप ये क्लियर ही होगा। दूसरा तरीका होता है ई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑफ एनोड। मतलब यहां पर जिस भी इलेक्ट्रोड में जो भी रिएक्शन हो रही हो, जो भी प्रोसेस हो रहा हो, आपको उसी का ई नॉट लिख देना है। कैथोड पर जो हो रहा है वो कैथोड, एनोड पर जो हो रहा है वो एनोड की बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब दो तरीके मैंने आपको बताया, एक जो स्टैंडर्ड है जो आपको स्कूल्स में भी बताया जाएगा और सभी जगह वही मोस्टली यूज किया जाता है। दूसरा यह है ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड। मतलब जिस इलेक्ट्रोड पर जो चीज हो रही है, अगर रिडक्शन हो रहा है या कैथोड की रिएक्शन तो कैथोड का ई नॉट, और अगर एनोड का है तो एनोड का ई नॉट, दोनों का आप समेशन करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था भाई, ये क्वेश्चन था, इसको उधर लिख लेते हैं। देखो भाई ये वैल्यू है, अब बताओ भाई कैसे निकालोगे। आपको पता है अगर हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से चलते हैं तो ई नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है क्या है, कितना दे रखा है, 0.90 वोल्ट, माइनस एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना दिया हुआ है। क्या एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, नहीं दिया है। क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब मुझे इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.45 वोल्ट। मतलब ये मेरा हो जाएगा -0.45 वोल्ट, और जैसे ही हम इन दोनों का ऐड करेंगे 0.90 प्लस 0.45, आपकी वैल्यू आ जानी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के मन में आएगा सर दूसरे वाले तरीके से भी निकाल दो, निकाल देते भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
ई नॉट कैथोड पर जो भी हो रहा हो, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है 0.90, और प्लस एनोड पर जो भी हो रहा है वो मतलब ऑक्सीडेशन। याद रखना कैथोड पर रिडक्शन होता है, इसलिए बोल रहा हूं जो भी हो रहा है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो आप इन दोनों का ऐड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां पर भी। सही है। तो यहां पर हमने ये चीज सीखी कि हम ई नॉट कैलकुलेट कैसे करेंगे। सी कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर को प्रिडिक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूं ये चीज कि आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको दो तरीके बताए, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। ये आपका टाइम सेव करता है, बट स्टैंडर्ड तरीका आपके स्कूल्स में ये वाला होगा, कैथोड माइनस एनोड वाला। और स्पेसिफिकली ये याद रखिएगा कि ई नोट किस टर्म्स में होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होना चाहिए। क्लियर है क्या भाई? बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया भाई। क्या क्वेश्चन है? द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 ऑब्लिक SN+2, मतलब दो सेल है, यहां पर हाफ सेल दे रखा है, SN+4 ऑब्लिक SN+2 गिव्स यू 0.15 वोल्ट पॉजिटिव में, साइन दिया हुआ है भाई। ठीक है, और दूसरा दे रखा है हाफ सेल क्रोमियम (3), क्रोमियम गिव्स यू माइनस का 0.74 वोल्ट। ठीक है, these two couples in their standard state are to make a cell, मतलब मैंने आपको बताया था दो हाफ सेल से एक रिएक्शन बनती है। सबसे पहली बात यह है, सवाल यह है, ये जानना है कि कौन रिडक्शन में जाएगा और कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा। ठीक है, तो भाई बताओ कौन रिडक्शन में जाएगा, कौन ऑक्सीडेशन में जाएगा, ये आप लोग का एक क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इन दोनों हाफ सेल्स में से कौन सा सेल आपका रिडक्शन में जाएगा और यानी कैथोड में जाएगा, और कौन सा एनोड में जाएगा। अगर कैथोड और एनोड पता चल गया, इसका बाद तो यहां कुछ बचा ही नहीं है। आपको दोनों की क्या दे रखी होगी, यहां से आप निकाल लेंगे, ई नॉट कितना हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। भाई इसका आंसर सब लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए। मेरा सवाल यह है, इन दोनों में से कौन सा, पहले तो यह जानना है कि कौन सा हाफ सेल कैथोड पर जाएगा और कौन सा हाफ सेल एनोड पर जाएगा। जैसे ही आपको पता चल जाए कौन सा कैथोड और एनोड पर जाएगा, आपको क्या करना होगा, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को यहां से माइनस कर देना होगा, और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। प्लीज इसको करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट कितना आता है। ठीक है, एक हिंट दे देता हूं, मैक्सिमम द रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम विल बी इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो आप देख लो किसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है और कौन रिड्यूस होगा, और जो रिड्यूस होगा वो कहां जाएगा, कैथोड पर जाएगा। अब आधे से ज्यादा तो मैंने ही क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, तो प्लीज इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, SHE। मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल सेल दे रखा है तो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहां पर हम एक रेफरेंस लेते हैं, और उस रेफरेंस का नाम क्या बताया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी जिसे हम लोग SHE बोलते हैं, जिसमें हम लोग यहां पर किसकी रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन की रिएक्शन देखते हैं। अगर मैं एनोड पर हाइड्रोजन की रिएक्शन देखने जाता हूं तो क्या दिखती है, H2 gives you 2H++2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड की अगर रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2H++2 इलेक्ट्रॉन gives you H2। ठीक है, तो ये आपकी एनोड और कैथोड की रिएक्शंस हो गई। यहां पर हमें ये पता चल गया है कि भैया ये दोनों रिएक्शन होंगी, एक एनोड पर और दूसरी कैथोड पर। SHE का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानना, वो ये जरूरी है, किसी भी केस में जो यहां पर ई नॉट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना है, SHE के केस में 0 ही आएगी। आप देखिए यहां पर SHE 0 हो जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 हो जाता है। स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंडीशंस भी हमने स्टैंडर्ड ली हुई है, टेम्परेचर की हो चाहे प्रेशर की हो। ठीक है, उसके बाद देखो, an electrode is chosen as a reference with respect to which all the electrodes are valued। वही बताया था, अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जाओगे तो नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस की जरूरत है, जो क्या है मेरा SHE है। ठीक है, SHE अक्सर आपको किस फॉर्म में दिखेगा, टेकन एज स्टैंडर्ड, और यहां पर क्या है, इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज आर्बिट्रेरली अज्यूम्ड टू बी 0.00 वोल्ट। यानी ये पहले से डिसाइड करा गया है, हमने डिसाइड नहीं करा है, ये साइंटिस्ट ने ही बताया था कि भाई इसका वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, आपको यहां पर समझ में आ ही रहा होगा, 0 ले लेते हैं।
भाई यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करा जाता है। ठीक है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का हम लोग यहां पर यूज करते हैं एसएचई में। क्यों यूज करते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन क्या होती है, एब्जॉर्ब कर जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने प्लैटिनम का यूज करा हुआ है। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल। ठीक है, देखो भाई आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, कैसे ई नॉट निकालोगे, किस तरीके से आप रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर को प्रिडिक्ट कर पाओगे। अब एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या रिलेशन है? अगर मैं डेल्टा जी और ई सेल की रिएक्शन की रिलेशन की बात करता हूं तो क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस का NFE। ठीक है, एक ये रिलेशन है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट पर चले जाते हैं, यानी डेल्टा जी को मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो वहां पर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हो जाती है माइनस का NFE नॉट, और यहां से हमारा ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल करके आया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट। कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा, आपसे ई नॉट ना पूछ करके स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पूछ लेगा, तो आप कैसे निकालोगे, आप इस तरीके से इस फॉर्मूले से निकालोगे। सवाल यह है, क्या दो अगर अलग अलग हाफ सेल है तो उनकी क्या हो जाएगा? भैया मान लो कि एक हाफ सेल है, A गिव्स यू A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा B गिव्स यू B प्लस 2 गिव्स यू B, है ना। यहां पर इसका जो डेल्टा जी होगा वो डेल्टा G1 नॉट होगा, और इसका जो डेल्टा जी होगा वो डेल्टा G2 नॉट होगा। आप जब डेल्टा जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट। आप इसको करेंगे, n की वैल्यू आपको सेम दिखाई देगी, काफी कुछ वहां पर बदल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इसको करिएगा। रिलेशन क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट। नर्स्ट इक्वेशन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या है नर्स्ट इक्वेशन, क्या कहती है? इसके रिलेशन को हम लोग डिराइव करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT/ln Q। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, सही है। अब आपको यहां से मैं कुछ चीजें बताता हूं। देखो, आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आई एम श्योर पढ़ लिया होगा। यहां पर Q जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोशेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, मान लो एक रिएक्शन ये लिखी हुई है और इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करता हूं, तो क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके की रिएक्शन है। यहां से अगर मैं Q की वैल्यू लिखता हूं, क्या लिखूंगा, C टू द पावर C कैपिटल D टू द पावर स्मॉल d अपॉन कैपिटल A टू द पावर स्मॉल a और कैपिटल B की पावर स्मॉल b। तो यहां से आपका ये QC निकल आता है, सही है, बोलो भाई। तो फाइनल जो रिलेशन यहां से निकल करके आता है वो क्या आता है, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log QC। यहां से क्या रिलेशन आ जाता है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF। ठीक है भाई, यहां पर अगर मैं कुछ कंडीशंस रख देता हूं, जैसे R की वैल्यू को रख देता हूं 8.314, टेम्परेचर को रख देता हूं 298, और F की वैल्यू को अगर मैं रख देता हूं कितना 96500, तो यहां से जो नया रिलेशन बनकर के आता है वो क्या बनता है, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N log K। ठीक है भाई, ये क्यों हम लोगों ने QC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। अब भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस रिलेशन में। ठीक है, पहली बात तो क्या ये यहां तक क्लियर है? अगर आप यहां पर इसको करना चाहेंगे तो इसको 0.059 को आप 0.6 भी मान सकते हैं, आपका गलत, बहुत रेयर चांस है कि ये चीज आपकी कभी गलत होने वाली है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा आ गया। इसके आगे चलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से एक और रिलेशन निकल करके आता है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम पर। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम के टाइम पर डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है, इसकी वजह से ई सेल की वैल्यू भी 0 हो जाती है। अगर, क्योंकि आपको पता है डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस NFE होता है। भाई कई लोगों के मन में अगर कुछ ये सवाल आ रहा है कि यहां पर डेल्टा जी से डायरेक्ट ई कैसे आ गया, तो याद रखना डेल्टा जी बराबर माइनस NFE होता है, हमने वही रख दिया है, डायरेक्ट निकाल दिया है। ठीक है,
और उसके बाद अगर यहां पे मैंने बोला कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो ई सेल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर मेरी ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपको पता है मैंने अभी रिलेशन बताया था, क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। आप यहां से क्या कर लीजिए, डेल्टा जी को 0 कर दीजिए और वहां से मतलब डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। एक तो ये हुआ। अब भाई ये जी नॉट हो जाएगा, यहां से मैं क्या करूंगा, एन एफ ई नॉट को वैल्यू रख दूंगा और ये हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर आप ध्यान दीजिए, आपको पता है एल एन हटाएंगे तो 2.303 लेकर के आएंगे और जैसे हम लोग 2.303 लेकर के आएंगे इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ बदल जाएगी। तो अगर मैं फाइनल रिलेशन आपको बताऊं तो क्या आता है, लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू एन एफ अपॉन 2.303। उसके आगे यहां पर क्या हो जाता है आपका, यहां पर लॉग के इक्विलिब्रियम आ गया, एनएफ आ गया अपॉन 2.303 आ गया। इसके बाद यहां पर क्या आएगा, ई नॉट ऑफ द सेल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ई नॉट ऑफ द सेल हो जाएगा। अब मैं इसको फर्दर भी निकाल सकता हूं और छोटे में कर सकता हूं। क्या बताऊंगा मैं और छोटे में, बताइए। इसको अगर आपको डायरेक्ट मैं बोलूं कि भाई यहां पर लॉग के इक्विलिब्रियम निकालो तो क्या आ जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम आ जाएगा आपका, आपको पता है सारी वैल्यूज कितना हो जाएगा, 0.059। बोलो भाई 0.059 एन बाई, यहां पर दोबारा लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा मेरा लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू एन अपॉन 0.059 और ये कितना हो जाएगा, ई नॉट ऑफ। तो इस तरीके से आपको ये एक और रिलेशन मिला बड़ा ही इंपॉर्टेंट के इक्विलिब्रियम और ई नॉट के बीच में। बताओ भाई कितने लोगों को समझ में आया रिलेशन। देखो डायरेक्ट हमने करा नहीं है, ज्यादातर मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कुछ चीजें हो सकता है आपको लग रहा हो कि डायरेक्ट हुई हैं। ठीक है, तो बताइए क्या ये सही है, क्या ये क्लियर है। अब नर्स इक्वेशन एक ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसलिए इसके क्वेश्चंस भी करना जरूरी है। डेफिनेटली तो कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है ना। चलो नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ई नॉट ऑफ द सेल गिवन है 1.05। रिएक्ट सेल इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना, यही तो करते हैं। अब देखो ई नॉट की वैल्यू दी है 1.05। सबसे पहले बताओ यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी, आपको अलग अलग सेल की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। निकल की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे, निकल की तरफ तो क्या हो रहा है, निकल निकल +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो निकल इज गिविंग यू निकल +2 इलेक्ट्रॉन। सही है, ये पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू व्हाट, Ag। भाई ये बैलेंस नहीं है तो यहां पे ये कर लिया, ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा और यहां पे भी 2 आ गया। सही है, अब ये बैलेंस हो गई। ठीक, इसका मतलब है अगर मैं इस इक्वेशन से n की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो भाई यहां पर फिर हमें इस इक्वेशन में चाहिए होगा 2 की वैल्यू, n की वैल्यू 0.059 अपॉन 2 और लॉग के इक्विलिब्रियम। आपको देखना पड़ेगा राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, निकल +2 आ रहा है। जब आप ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो निकल +2 आ रहा है, क्या उसके स्टोइचियोमेट्री में कुछ है, कुछ नहीं है। और नीचे आ जाएगा Ag, उसकी स्टोइचियोमेट्री में क्या है, उसकी स्टोइचियोमेट्री में 2 है तो यहां पे 2 लग जाएगा। आपको निकल की कंसंट्रेशन पता है 0.160, Ag की कंसंट्रेशन पता है 0.002 और आप यहां से जब E की वैल्यू निकालेंगे तो उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको सेल लिखना आना चाहिए, सेल की रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, आपको n की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। कई बार क्या होगा, आपको ये जो ई नॉट इन्होंने दे दिया है ना, वो भाई बहुत दया कर दिए, दे दिया है तो कई बार ये ई नॉट आपसे निकलवा लेगा। कैसे निकलवाएगा, 2 हाफ सेल दे देगा और फिर आपसे बोलेगा कि भाई इसको निकालो, और तब तुम्हें निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। देखो भाई अभी तो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कराया था, क्या रिलेशन बताया था, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू व्हाट। बोलो भाई, अभी 2 मिनट पहले मैंने ये रिलेशन बताया था, क्या था, लॉग K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू n अपॉन 0.059 और यहां पर क्या था, ई नॉट ऑफ द सेल। सही है भाई, तो सब कुछ तो दे रखा है, ई नॉट ऑफ द सेल दे रखा है, n की वैल्यू आपको पता है कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है।
क्योंकि रिएक्शन अगर आप देखोगे तो क्या लिखी हुई है, कॉपर प्लस 2Ag प्लस गिव्स यू कॉपर प्लस 2 और प्लस 2Ag। यहां से आपको n की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। और जब आप 2 दिख रही है तो भैया यहां से फिर बचा क्या, कुछ नहीं बचा। E नॉट की वैल्यू 0.46 रख देना, n की वैल्यू 2 रख देना, और फिर उसके एक जो इंपॉर्टेंट काम बचेगा वो बचेगा इसका एंटी लॉग लेना। तो भाई इसका एंटी लॉग ले लेना और यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी। सही है भाई, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भाई ये क्वेश्चन आपका लगभग सेम है पिछली वाली की तरीके, तो इसको हम देते हैं होमवर्क में और आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना आया। करने का तरीका क्या रहेगा, करने का तरीका सेम ही रहने वाला है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, नर्स इक्वेशन कर लिए। ठीक है, नर्स इक्वेशन के बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड ई सेल। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में मैंने आपको बताया था, और अगर मैं उसकी एनोड की रिएक्शन को लिखता हूं तो क्या होगी एनोड की रिएक्शन। एनोड की रिएक्शन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि H2 gives you 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये आपकी किसकी रिएक्शन थी, एनोड की रिएक्शन थी। और इस रिएक्शन से हम लोग क्या करेंगे, पीएच और ई सेल के बीच का रिलेशन निकालेंगे। आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसके ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब यार एक बात देखो तुम लोग, क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये कौन से सेल की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, ये किस सेल, किस हाफ सेल की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल या फिर रिडक्शन हाफ सेल? तो मुझे तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन दिख रही है। इसका मतलब अगर ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद हम लोग रिलेशन देखते हैं, क्या नर्स इक्वेशन थी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n, और लॉग क्या था, k था, है ना, लॉग k सी था। यहां पर आपको पता है ई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है, मैं इसको 0 रख दूंगा। तो E इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 0.0591। यहां पर आपको n की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लॉग, ठीक है। और लॉग आप कैसे लिखते थे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहां पर प्रोडक्ट साइड में क्या है, H प्लस है, तो यहां पर हम क्या करेंगे H प्लस, और उसकी वैल्यू में क्या, पावर में क्या रहेगा 2, ठीक है। उसके बाद आपको ये रिलेशन पता होगा लॉग का, कुछ एक मैथ्स अगर नहीं भी पता है तो जनरल बेसिक मैथ्स तो पता ही होगी कि अगर ये पावर में है तो ये आगे आ जाना चाहिए। और यहां से क्या निकलेगा, E इज इक्वल्स टू माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2 लॉग H प्लस। सही है भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव साइन हम लोग लॉग के साथ दे देंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू 0.059 माइनस लॉग H प्लस। जितने लोगों को पीएच के बारे में पता होगा, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का लॉग H प्लस। आप यहां पर देखिए ये आपको माइनस लॉग H प्लस दिख रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.059 इंटू पीएच। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करके आया हुआ है। यानी अगर मैंने ऑक्सीडेशन हाफ सेल यूज किया हुआ है तो ई सेल की वैल्यू क्या आई, पीएच का रिलेशन क्या हुआ, 0.059 इंटू पीएच हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हमें पता होना चाहिए। बताओ भाई क्या क्लियर है ये? ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट पीएच 10। ठीक है, अब आपको पता है E की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना, और आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है 0.059 इंटू पीएच की वैल्यू कितनी है 10 है, क्योंकि हमने रिलेशन क्या निकाला, E इज इक्वल्स टू 0.059 इंटू पीएच। पीएच आपको पता है ये रिलेशन है हमारा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रिडक्शन वाले के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइन बदल जाएगा और ई सेल की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 0.059 इंटू पीएच। ये किसके लिए है, रिडक्शन वाले हाफ सेल के लिए है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल जब यूज करा जाएगा तब। ठीक है, तो यहां से मुझे ई की वैल्यू निकल आएगी ई सेल की, और यही आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया, आप इस तरीके से कर सकते हैं, और यहां पर आपको ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है ई सेल और पीएच के बीच में। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन सेल। सवाल ये है कंसंट्रेशन सेल्स है क्या।
भाई बहुत आसानी से समझा रहा हूं, कंसंट्रेशन सेल को समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं आपको एक क्या करता हूं, एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का एग्जांपल है, A gives you A2 पॉजिटिव ब्रिज A2 पॉजिटिव और A। ठीक है भाई, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, सही है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां पर इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी कंसंट्रेशन C2 है। ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन मान ली। सवाल यह है, आप लोग मुझे बताइए कि ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी। ई सेल नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, ई नॉट की वैल्यू बतानी है। अगर आप यहां पर ई नॉट की वैल्यू निकालने जाएंगे मेरे भाई, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आपको दोनों तरफ सेम मटेरियल का क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रोड दिख रहा है। ठीक है, और इसका मतलब कैथोड और एनोड सेम अगर हो गए तो फिर ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी बच्चों। यानी कि कंसंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सवाल आता है, अगर ई नॉट की वैल्यू 0 हो गई तो ई सेल की वैल्यू में क्या होगा। भाई एक बात समझ लेना, ई सेल की वैल्यू तो आएगी ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि भैया C1 और C2 अलग अलग हैं, है ना। यानी कि ये तो कंसंट्रेशन जब मैंने अलग कह दी है तो इनकी ई सेल की वैल्यू भी अलग आएगी। वहां से ई नॉट कितना रहेगा, 0 रहेगा। आप जब इक्वेशन निकालेंगे तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n, और लॉग में केसी जब हम लोग लिखते हैं तो ये बात याद रखना कि कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो फिर आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है, और जिससे आप किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, ई की वैल्यू निकाल पाएंगे, यानी सेल पोटेंशियल की वैल्यू को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक ये हमारा रिलेशन हुआ, इंपॉर्टेंट सेल था जो मुझे आपको बताना था। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। भाई ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास मान लीजिए कुछ इस तरीके की चीज दे दी गई, कुछ इस तरीके की, है ना, ये E1 है इसका। दूसरा, मान लो आपको एक चीज और दे दी गई, इस तरीके से ये E2 हो गया। ठीक है, किसी केस में आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, लेट सपोज, अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा, ये एजम्पशन है बस एक। ठीक है, सबसे पहली बात, इसको अभी डेटा से कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझो। ठीक है, मान लो आपको ये 3 हाफ सेल दिए गए हैं, किसी एक की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, लेट सपोज मैं इसकी वैल्यू पूछता हूं आपसे, है ना। तो कुछ लोग क्या करेंगे, अगर आप E3 को निकालने जाएंगे तो क्या करते हैं लोग, मान लो मतलब अगर मैं इसको स्टेप में दिखाऊं तो A3 गिव्स यू 8 + 2 और गिव्स यू 8। ठीक है, मतलब देखो भाई, यहां पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम किया, यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करा। सवाल यह है, कई लोग क्या करेंगे, अगर E की वैल्यू को निकालने जाएंगे तो उनको ऐड कर देंगे। सबसे बड़ा पहला सवाल यह, क्या E ऐड करी जाएगी, क्या E को ऐड करोगे, नहीं करोगे। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी बता रहा हूं कि अगर कहीं पर मान लो आपको इस चीज को अगर मैं हटा देता हूं, एक एजम्पशन था ये, अगर कहीं पर आपको ऐसा केस दे दिया जाए तो आप ये कभी नहीं कर पाओगे कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 प्लस E1 E3, ये आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ये कर सकते हो तो आपको पता है डेल्टा जी की वैल्यू आप रख सकते हो NFE करके, जो होती है माइनस का NFE। ठीक है, तो आपको यहां पे माइनस NFE नॉट, अगर मान लो यहां पे लिखना है तो NFE नॉट 3 इक्वल्स टू NFE नॉट 1, और यह हो जाएगा माइनस NFE नॉट 2। सो भाई यहां पर आपको दिख रहा है F कैंसिल हो गया, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर आप यहां से वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा शायद कम समझ में आई होगी, आई गेस कम समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन देखना है, इस क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाना है। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दिया हुआ है Fe+2 से Fe बन रहा है। ठीक है, जिसकी E नॉट की वैल्यू दी है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। Fe+3 से Fe दे रखा है, E नॉट की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन पूछा गया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Fe+3 से Fe+2। ठीक है, मतलब क्या क्या दे रखा है, कुछ इस तरीके की बात दे रखी है। Fe+3 से क्या बना रखा है आपका,
ठीक है, यहां पर आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर गए कंजम्पशन में। ठीक है, क्या वैल्यू दे रखी है इसकी ई नॉट की, -0.0036 वोल्ट। ठीक, उसके अलावा क्या दे रखा है आपको, Fe+2 से Fe दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है, ये भी दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं E2 मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस का 0.44 वोल्ट। ठीक है भाई, आपसे E1 पूछा गया है, ये E3 है। सबसे पहली बात आपको मैंने बताया था कि आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा G1, सॉरी मान लो यहां पर आपको निकालना था, तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है, Fe+3 से Fe, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 करेंगे, और यहां से आपकी क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू रखनी होगी -NFE0 करके, और आपको N कहां से पता चलेगा, अगर आप इसमें देखेंगे E3 में, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, और यहां पर आपको पूछा गया है जो Fe+2 कितना हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखाया गया है, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज दिखाया गया। मतलब आप यहां से क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। सही है भाई, क्या इसको निकाल पाएंगे, बताइए भाई, क्या इसको निकाल पाएंगे? बहुत आसान है, आप क्या करिए, डेल्टा G में -NFE3 रख दीजिए। ठीक है, और यहां -NFE01 लिख दीजिए, यहां पर -NFE02 लिख दीजिए। आपको E1 नॉट, E2 नॉट और E3 नॉट, जिसमें से आपको क्या नहीं पता है, आपको E1 नॉट की वैल्यू नहीं पता है, बाकी सब कुछ पता है, N की वैल्यू सबके लिए पता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर बताइए कि आपका आंसर कितना आया Fe+3 से Fe+2 जाने में। ठीक है, यही था गिब्स फ्री एनर्जी को कंजर्व करने का लॉ। ठीक है, आप डायरेक्ट E1 E2 को जो ऐड करने की बात है वो नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर आपने करा तो आप नहीं कर पाएंगे। आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, आपको ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, कि हम लोग डेल्टा G को तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन E0 या फिर सेल पोटेंशियल को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट कंडक्टर्स, प्लीज उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आंसर आया आपका। कंडक्टर की अगर बात करते हैं तो दो तरीके के हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, मैं मेटेलिक कंडक्टर की बात करता हूं। चार्ज कैरियर क्या होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटेलिक कैरेक्टर में, कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, कोई ट्रांसफर नहीं होता है मास का। तो किस चीज पे डिपेंड करता है मेटेलिक कैरियर, डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करता हूं तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होते हैं, आयंस होते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ मास भी यहां पर होता है। यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स डिपेंड करते हैं किस चीज पर, एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर और उसकी विस्कोसिटी पर और टेम्परेचर पर। ठीक है भाई, उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होती है, कम हो जाती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब याद रखना, यहां पर इस तरीके का यह हम लोग रिलेशन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, देखो भाई, एक रेजिस्टेंस के बारे में सभी जानते होंगे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्मूला होता है जिससे हम बोलते हैं आर इज इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस है। ठीक है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, और एल बाई ए जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं हमारा सेल कांस्टेंट। ठीक है भाई, यानी कि रेजिस्टेंस अगर हम लोग ये बोलते हैं कि जो करंट है उसके फ्लो में क्या होती है, एक तरीके से बाधा बन के रहती है ना, तो उसके बारे में यहां पर हमने बताया गया है, रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं। अगर मुझे यहां से रेजिस्टिविटी निकालनी है फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल्स टू आर अपॉन एल बाई ए, और यहां से मैंने अगर रो निकाला तो क्या बन जाएगा, आर इंटू ए बाई एल, जहां पे ए क्या है,
एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन का, और एल क्या है, लेंथ है। सही है, तो यहां से आपका रो यानी कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। सही है भाई, बोलो क्या ये सही है? ठीक है भाई, तो यहां पर हम लोग रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल लिखते हैं, जहां पर रो क्या है आपका, रेजिस्टिविटी है, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता होगी कितनी होती है, ओम होती है। इसकी यूनिट कितनी होगी, रो की यूनिट क्या होगी, बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में सब लोग बताइए रो की यूनिट क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखें, मुझे सिर्फ यूनिट निकालना है, तो ये ओम होता है, ठीक है। एरिया क्या होता है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, ये कैंसिल होकर के ओम सेंटीमीटर हो जाता है ये। और दूसरा, अगर मीटर के केस में है तो रो इज इक्वल्स टू ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर हो जाता है, ये भी कैंसिल करके ओम मीटर आ जाती है। मतलब अगर मुझे रो की यूनिट जाननी है तो क्या होगा, ओम मीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ए तो मीटर स्क्वायर होता है और हमारा एल क्या है, मीटर है, लेंथ है, ए इज योर एरिया, है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस की। देखो भाई, अगर हम लोग ये बोलते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब है कि करंट के फ्लो में क्या बनना, बाधा बन जाना, तो कंडक्टेंस उसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि इजीनेस इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। मैंने आपको बोला है उल्टा होता है, तो देखो G इज इक्वल्स टू 1 बाई आर। आपको आर का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि भाई अगर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद है तो आपका सारा का सारा मैटर सॉल्व हो जाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, G इज इक्वल्स टू 1 बाई आर। आर आपको पता है क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। आप इसको रख दीजिए यहां से G की वैल्यू को 1 अपॉन रो इंटू एल बाई ए। तो ये क्या बन जाता है आपका, बताओ भाई, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो बोलो बोलो। G हो जाएगा आपका A अपॉन रो इंटू एल। ठीक है, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा भाई कि अगर मैं इसको 1 अपॉन रो लिखता हूं इंटू ए बाई एल लिखता हूं तो क्या हो जाएगा ये मेरा, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, या फिर मैं अगर कंडक्टेंस की यूनिट बताऊंगा तो क्या लिखूंगा, या तो मैं इसको ओम इनवर्स लिख दूं, है ना। देखो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, क्योंकि ओम है नीचे, तो या तो इसको ओम इनवर्स लिख दो, या तो इसको मो लिख दो, और या फिर साइमन लिख दो। तीन यूनिट इसकी बहुत फेमस है, ये तीनों यूनिट कंडक्टेंस के लिए यूज करी जाती हैं। ठीक है भाई, बताओ क्या ये क्लियर है। अब देखो यहां पर एक और चीज आपको ध्यान देनी है, क्या ध्यान देना है, अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पे 1 बाई रो आया, ये 1 बाई रो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, और इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके का साइन स्मॉल होता है थोड़ा सा। ठीक है, मतलब क्या हो जाता है ये, G इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू ए बाई एल। बताओ भाई क्या ये क्लियर है, ये क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। है ना, तो ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको पता चल गई, G इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू ए बाई एल लिखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, उसके बाद भाई अगर हम लोग यहां से मान लो कप्पा की वैल्यू निकालनी है, तब तो आसान है, कैसे निकालोगे, कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग सभी लोग जानते हो, G इंटू एल बाई ए। सही है भाई, बताओ क्या ये सही है। अगर मैं इसको यहां पर क्या कर दूं, एल बाई ए को हम लोग G स्टार लिख दें, ठीक है, G स्टार, ये क्या हो जाएगा मेरा G स्टार, सेल कांस्टेंट हो जाएगा। और यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल्स टू, बोलो भाई क्या हो जाएगा। अगर ये G स्टार मैंने लिख दिया है और कप्पा आपको G पता है क्या होता है, 1 बाई आर होता है, तो यहां से एक रिलेशन और आता है, कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू G स्टार, ये क्या है, सेल कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब आपका ये क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ठीक है, सेल कांस्टेंट की यूनिट आपको पता है, यूनिट निकालना यहां पर अब ज्यादा मुश्किल रह नहीं गया। ठीक है भाई, बोलो चलें आगे।
मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी समझना है ना, तो एक बहुत आसान सी चीज समझ लो, फॉर्मूला देखो, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू कप्पा बाई सी होता है ये नॉर्मल केस में। अगर मान लो आपको क्या दे रखा होगा, एक और फॉर्मूला होता है लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m या फिर c, ठीक है। ये होता है, कब होता है, जब आपको कप्पा सेंटीमीटर में दिखे। अगर आपको सेंटीमीटर में दिख रहा है, जनरली आपको इसी फॉर्म में दिखेगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई c, ठीक है। क्या ये क्लियर है? तो यहां पर अगर लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई c हो जाता है, तो फिर अगर मैं इसकी यूनिट लिखूंगा तो क्या हो जाएगी लैम्डा m की, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये लैम्डा m की मेरी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, सही है। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है मोलर कंडक्टेंस से, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी हम लोग ऐसे निकालते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन c, और यहां पर इसकी यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्वेश्चन आ गया भाई, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना है कैसे करना है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है, NaOH, कंसंट्रेशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा है, इसका मतलब आपको रेडियस इसकी निकालनी पड़ेगी, और जब आप रेडियस निकालेंगे तो उससे आप एरिया निकाल पाएंगे पाई आर स्क्वायर से, और आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इंटू आपका ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, डिवाइडेड 0.5 इंटू मतलब 0.5 स्क्वायर कर दीजिए। लेंथ आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5.55 10 टू द पावर 3 ओम इसका आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी। बताओ भाई कैसे निकालोगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कैसे निकालोगे? सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। यहां से ये जो था ये आपका क्या था, रेजिस्टिविटी था, और इससे अगर निकालते हैं तो R इंटू ए बाई एल हो जाता है। ये R की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, 5.55 10 टू द पावर 3, और आपको A निकालना है, कितना हो जाएगा, 3.14, 0.5 इंटू 0.5, और इसमें हमारा L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको भी ले लेंगे हम लोग, है ना। यहां से हमारा इसको आप निकालिए भाई। यहां पर देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी इसमें, तो कैलकुलेशन किसको करनी है, आपको करनी है। आप इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में कि कंडक्ट रेजिस्टिविटी इसकी कितनी आई भाई, बताओ भाई, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टिविटी बताओ। कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, कंडक्टिविटी के लिए भी आपको भी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या था, कंडक्टिविटी अगर निकालना है कप्पा तो कैसे निकालेंगे, एक तो 1/r हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, जी स्टार हो जाएगा, यानी सेल कांस्टेंट हो जाएगा। अभी तो आपको बताया था, देखो भाई यहां पर क्या निकाला, क्या बताया था मैंने, कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू जी स्टार, सेल कांस्टेंट है। और यहां पर आप अगर करेंगे तो यहां से आप क्या निकाल पाएंगे, कप्पा निकाल पाएंगे। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, लैम्डा m इज इक्वल टू व्हाट, कप्पा इंटू 1000 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई m या फिर c की वैल्यू रखेंगे, तो आप यहां से क्या निकाल लेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे। आप तीनों आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई आपका आंसर क्या आया है। मैंने आपको तीनों का हिंट दे दिया, आर आपको गिवन है, जी स्टार आप ऑलरेडी निकाल लेंगे क्योंकि आपको सेल कांस्टेंट पता है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और वहां से फिर आप लैम्डा m निकालिएगा, क्योंकि कप्पा पहले ही आ जाएगा, तो कप्पा का यूज करके आप यहां से लैम्डा m निकाल लेंगे। भाई देखो जितने लोगों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, ये चैप्टर कैलकुलेशन वाला ही है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही ये चैप्टर आपको आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 इज दिस, ठीक है भाई। मतलब कप्पा की वैल्यू दे रखी है आपको, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा की वैल्यू कितनी है, 0.0248 इंटू 1000 अपॉन m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.20। अगर आप यहां से लैम्डा m की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आंसर आ जाएगा। ये आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर बताइए भाई कितना आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, इसका मतलब भाई आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते, नीट के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, या 12th में कैलकुलेटर, आप इसको ऐसे ही सॉल्व करिएगा, ठीक है भाई। कोशिश कीजिए ऐसे ही करने की, शुरू में अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस तरीके से आप इसका मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कंसंट मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। चलो भाई समझते हैं। देखो, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों ही कंसंट्रेशन के साथ क्या होती हैं, चेंज होती हैं इलेक्ट्रोलाइट की। इफेक्ट क्या क्या होते हैं कंसंट्रेशन के, हम लोग कंडक्टिविटी का पहले वेरिएशन पढ़ लेते हैं। देखो, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, आप स्ट्रांग और वीक पहले ही जानते हैं, आपको ये हम लोग सोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, है ना, और पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो अगर वीक और इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है, डाइल्यूशन पर क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे। भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डाइल्यूशन करते जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कम होना ही होना है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टिविटी क्या होती है, डाइल्यूशन के साथ क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, याद रखना, कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है ऑन डाइल्यूशन। मतलब आप डाइल्यूशन करते जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या कर देगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। सही है भाई, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी का देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन और डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। ठीक है, डाइल्यूशन करने से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है, या फिर इसको दूसरे टर्म में हम ये बोलें कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है भाई, रीजन क्या होता है, रीजन अलग अलग है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है भाई, तो यहां पर आप एक बात को समझ लीजिएगा, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में वेरिएशन जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बताओ भाई क्या इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या रीजन होता होगा। अगर हम लोग ये कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रीजन ढूंढना चाहते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, पहला तो डिसोसिएशन पूरा पूरा हो रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, डाइल्यूशन से जो आयंस है उनके बीच में जो क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो विद डाइल्यूशन डिस्टेंस बिटवीन आयन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन भी डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके इंटर आयोनिक इंटरेक्शन हो रहे तो उससे हो क्या रहा है, उससे जो बाकी आयंस है उन पे थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है। ठीक है, और असर पड़ने की वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज होता है वो बहुत क्या होता है, ग्रेजुअल सा होता है। ठीक है, तो वेरी ग्रेजुअल सा इंक्रीज इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सही है भाई, मतलब नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, टूट रहा है पूरी तरीके से मॉलिक्यूल, डिस्टेंस बढ़ रहा है आयंस के बीच में, इंटरेक्शन डिक्रीज करता जा रहा है। उसकी वजह से होगा क्या, जो बाकी आयंस है उनके मूवमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जब याद रखना, दो ही चीजें होती हैं मोबिलिटी, इसको चेक करने के लिए, एक होता है नंबर ऑफ आयंस और दूसरा होता है मोबिलिटी। अगर नंबर ऑफ आयंस यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं तो बाकी आयंस के मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। यही वजह होता है कि जो इंक्रीज बहुत ज्यादा शार्प होना चाहिए वो कैसा रहता है, ग्रेजुअल सा रहता है। ठीक है भाई, और मान लो अगर कोई ऐसा केस हो जाए कि कंसंट्रेशन 0 अप्रोच कर जाए, ठीक है, ऐसा कब होगा, जब बहुत ज्यादा एकदम डाइल्यूशन करते जाओगे, उस टाइम पर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस टाइम पर होता क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के टाइम पर जो डाइल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि इसको एक टर्म बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के टाइम पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम उसको बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी हमारा क्या बन जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाता है। बताइए भाई क्या ये क्लियर है? प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया है,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग खुद से बताइए, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट का पूरी तरीके से डिसोसिएशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सो हम इसमें क्या लिखेंगे? नो फुल डिसोसिएशन। अगर ये पूरी तरीके से डिसोसिएशन नहीं हो रहा है भाई, तो फिर ये बताओ इसमें क्या होगा? इसमें डाइल्यूशन करने के साथ साथ क्या होगा? एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के टाइम पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा तुम्हारा? अचानक से डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर डिसोसिएशन आपका बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी जो कंडक्टिविटी होगा उसमें एक बहुत ही स्टीप सा क्या हो जाएगा? इंक्रीज दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आप बहुत मान लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं तो डिसोसिएशन बढ़ गया। डिसोसिएशन बढ़ गया मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बताओ भाई, अगर डिसोसिएशन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? एकदम नियर लोअर कंसंट्रेशन पहुंच जाएगा, और लोअर कंसंट्रेशन के टाइम पर स्टीप सा एक स्लोप में इंक्रीज आपको दिखाई देगा कंडक्टिविटी। अभी हम लोग ग्राफ देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये कैसे मैं बोल रहा हूं स्टीप सा। ठीक है, तो ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप समझ गए। याद रखना कंडक्टिविटी दो ही फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। यहां पर कौन से दो फैक्टर है? एक आयंस, नंबर ऑफ आयंस, और दूसरा उनकी मोबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। देखो इस ग्राफ को देखिए, ये वेरिएशन है आपका ग्राफ किसके बीच में? वीक। मैं ये कह रहा था कि अगर हमारी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो बहुत ही स्टीप सा आपको इंक्रीज दिखाई देगा मोलर कंडक्टिविटी में। क्या ये दिख रहा है? ठीक, और ऐसा कब होगा? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। तो ये एक ग्राफ होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए? एसिटिक एसिड के सोल्यूशन के लिए। क्योंकि आपको पता है एसिटिक एसिड कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरीके से डिसोसिएशन में कभी भी नहीं जाता है, और जब कभी भी नहीं जाता है तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें दिखाई देता है। सही है भाई। सवाल ये ग्राफ बना कैसे? एक इक्वेशन होती है लैम्डा एम इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन होती है जहां पर ये लैम्डा एम और रूट सी के बीच में एक कर्व खींचा जाता है। और अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्लोप भी दिख रहा है, यहां पर तो कहीं टच ही नहीं करने वाला। ठीक है, ये ग्राफ एकदम स्टीप सा इंक्रीज आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, चलो कोलरॉश लॉ देखो भाई, बहुत ही ध्यान से सुनना बात को। ठीक है, अगर मान लो आपके पास ये इक्वेशन मैंने आपको बताई, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसमें ग्राफ बनाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये रूट सी है और ये लैम्डा एम। ठीक है, आप अगर ग्राफ को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखता है। ठीक है, हम लोग यहां पर अगर आप कोलरॉश लॉ की हेल्प से पूछना चाहेंगे तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कोलरॉश लॉ की हेल्प से आप कैसे मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक है कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी की प्रेडिक्शन करते हैं। आपके पास एक चीज है, ये इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ठीक है भाई, ये इक्वेशन आपको पता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मान लो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखता है, लैम्डा एम नॉट और ये रूट सी, कुछ ऐसा ग्राफ है। ठीक है भाई, ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग क्या आपका मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं? सबसे पहले ये बताओ। ठीक है, ये लैम्डा एम होगा, नॉट नहीं होगा। बताओ, क्या इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको? अगर मैं एक्सट्रापोलेट कर दूं, अगर मैंने इसको एक्सट्रापोलेट कर दिया तो यहां से मुझे वैल्यू पता चल जाएगी मेरी। ठीक है, और जब ये वैल्यू पता चल जाएगी तो ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। यहां पर आपको स्लोप पता है कितना है, माइनस ए है दिख रहा है, और सी की वैल्यू भी पता चल जाएगी। मतलब कोलरॉश लॉ में अगर मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी पता करनी है तो मैं एक्सट्रापोलेट करके निकाल सकता हूं। व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट? ये इंटरेस्टिंग है भाई। वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ तो प्रॉब्लम ही सारी यही है ना, उसका एक तो गंदा सा ग्राफ होता है। आप देखो ये ग्राफ है, बताओ क्या ये ग्राफ कभी कहीं कटेगा जाकर के? कुछ इस तरीके का अगर ग्राफ दिख रहा है,
व्हाट डू यू थिंक, कभी ये ग्राफ कटेगा जाकर के? बोलो भाई, सोचो, क्या ये ग्राफ कहीं जाकर के कटने वाला है? कहीं नहीं कटेगा। तब भाई कोलरॉश ने फिर इसके लिए क्या किया? फिर हम लोग पढ़ेंगे कोलरॉश लॉ के एप्लीकेशन, और वहां से हम लोग सीखेंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं हमारा मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और उसको अगर हमें करना है तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एप्लीकेशंस टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सवाल फिर से आता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है? भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब होती है? जब डाइल्यूशन कैसा होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। ठीक है, तो कोलरॉश लॉ इज यूज्ड टू इवैल्यूएट लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो भाई कैसे निकालोगे, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। मान लो आपके पास लैम्डा एम नॉट निकालना है BaCl2 का। ठीक है, आपको ये निकालना है। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं इस तरीके से, आपको कुछ वैल्यूज दिए होंगे। मान लो आपको दे रखा है कि लैम्डा नॉट Ba+2 की वैल्यू दी हुई है 0.30 और लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है 0.50। ठीक है, आप इसको निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे भाई? आपको पता है अगर लैम्डा नॉट BaCl2 डिसोशिएट करता है तो कैसे डिसोशिएट करेगा? लैम्डा नॉट बेरियम+2 और प्लस लैम्डा नॉट 2 लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। क्यों 2? क्योंकि यहां पे 2 क्लोरीन है। तो भाई आपको ये वैल्यूज पता है, आप यहां वैल्यू रख दीजिए 0.30 प्लस 2 इंटू 0.50। सवाल ये, क्या ये वैल्यू हमें याद करनी पड़ेंगी? कोई जरूरत नहीं याद करने की, ये सारी चीजें आपको क्या होंगी? गिवन होंगी। तो इस तरीके से हम लोग यहां से निकाल सकते हैं लैम्डा नॉट, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हमारा भाई क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। सही है, तो एक एग्जाम्पल था, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई, कुछ मुश्किल सा भी दे सकते हैं। मुश्किल सा कैसे हो सकता है? कुछ इस तरीके से आपसे पूछ ले कि मान लो आपको, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। सी, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी है। लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl, HCl एंड NaAC आर 126.4, 425.9 और 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट लैम्डा नॉट फॉर HAC। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। सबसे पहली बात यह, इन्होंने किसके लिए पूछा है? लैम्डा नॉट HAC के लिए पूछा है। आपको इन तीनों ही वैल्यूज को कुछ इस तरीके से लगाना है, सेट करना है कि आपको HAC मिल जाए। ठीक है, कैसे? अब मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूं। लैम्डा नॉट NaCl आपको दे रखा है, कितना है? 126.4 फर्स्ट हो गई है। लैम्डा नॉट HCl दे रखा है, कितना है? 425.9। ठीक है, और लैम्डा नॉट NaAC दे रखा है आपको 91। ठीक है, ये तीन वैल्यू हैं। आपको क्या चाहिए? HAC चाहिए। मतलब बाकी सब क्या हो जाना चाहिए? कैंसिल हो जाना चाहिए। आपने मैथ्स तो बेसिक पढ़ी होगी। अगर आपको बेसिक मैथ्स याद है तो आपको इन इक्वेशंस को कुछ ऐसे अरेंज करना है कि आपकी वैल्यू ये आ जाए। सही है, कैसे अरेंज करेंगे? मैं अगर क्या करूं, मुझे एक तो H चाहिए और दूसरा AC चाहिए, मतलब बाकी सब क्या हो जाना चाहिए? कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। बताओ भाई कैसे करोगे? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, सोच करके कैसे करेंगे। ठीक है, मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। कैसे कर सकते हैं हम लोग? अगर मुझे मान लो H और AC चाहिए तो मैं क्या कर दूं? लैम्डा नॉट HCl लिख दूं प्लस लैम्डा नॉट NaAC लिख दूं और माइनस में लैम्डा नॉट NaCl कर दूं। ठीक है, अब इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं। लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव और प्लस लैम्डा नॉट AC माइनस लैम्डा नॉट NaCl और सॉरी Na प्लस और माइनस में लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? Na से Na कैंसिल आउट हो रहा है, Cl से Cl कैंसिल आउट हो रहा है। क्या ये मिल गया आपको? बिल्कुल मिल गया। मतलब यहां से मुझे HAC मिल गया। तो आपने क्या करा? आपने यहां पर सेकेंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट कर दिया। आपको कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज को यहां पर पुट कीजिए। सेकंड की जो वैल्यू थी उसको पुट कीजिए, थर्ड की जो वैल्यू थी उसको पुट कीजिए और फर्स्ट की जो वैल्यू थी उसको पुट कीजिए। आप जैसे ही ये काम करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई सुनो, अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर में कोलरॉश लॉ का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है।
आपको देखने को मिल जाएगा। कई जगह पर आप देखेंगे यहां करना क्या होता है, जैसे आप मैथ्स में नहीं करते थे कि भाई एक्स वाई दे रखा होता है तो हम इक्वेशंस को अरेंज करते थे, यहां पर भी हमें वही करना है कि जो मुझसे प्रोडक्ट पूछा गया है मैं उसको बता पाऊं। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। भाई देखो ये चीज आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, अगर आप लोग को याद हो आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा और साथ ही के के बारे में भी जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, के ही डिग्री ऑफ ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है। तो मैं आपको यहां पे डायरेक्ट बता देता हूं, अगर मुझे अल्फा चाहिए होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। ठीक है, यानी मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। और के ए के लिए आपको ऑलरेडी पता होता है क्या होता है, के ए इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन सी वन माइनस अल्फा। तो अगर मेरे अल्फा की वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होगी लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, तो के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। आप यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू को भी निकाल पाएंगे, या फिर मैं ये कह दूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है और वहां से आप के ए की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इन सबको निकाल सकते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे लैम्डा एम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम नॉट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोसिस। ठीक है, इसको समझते हैं भाई। ये क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और द मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द डिपॉजिटेड ऑन वेयर, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्या कहता है, दीज लॉज आर अबाउट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड और डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ये लिखूंगा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, और जब हम लोग यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू Z इनटू Q। सवाल ये है, अगर आपको यहां पर आप इसका फॉर्मूला देखोगे तो कुछ चीजें आती हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं। सबसे पहला यहां पर Z की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा जाता है। क्या सब्स्टिट्यूशन होता है, हम लोग लिखते हैं W इज इक्वल टू E बाई 96500 इंटू Q। ठीक है भाई, Q क्या है आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं I इंटू टी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इस फॉर्मूले को किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं E की बात करता हूं तो E क्या होता है, इक्विवेलेंट मास है यहां पर, और अगर इक्विवेलेंट मास की हम लोग बात करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और ये सारी वैल्यू जब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो इसकी वैल्यू, इसका एक फॉर्मूला बनता है W इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, इनटू, अगर आप यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा, I इंटू टी, यानी Q की जगह पर I इंटू टी आ गया, और डिवाइडेड बाई 96500। मतलब ये मेरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया फैराडेज फर्स्ट लॉ से। ठीक है, क्या बोलता है, W इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इंटू I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500। अगेन इसके भी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दिखाई देगी, तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है भाई। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन अक्सर बहुत टफ होती है। ठीक है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा। ये इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालना बहुत आसान है। एन फैक्टर कैसे देखोगे आप, यहां पर आपको एन फैक्टर दिखाई देगा कितना चार्जेस में चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर कुछ इस तरीके की बात लिखी हुई है कि A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू A, इसका मतलब यहां एन फैक्टर कितना है, 1 है। ठीक है, अगर मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है M प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स यू M, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरा भाई। सही है, तो इस तरीके से आप लोग इसका एन फैक्टर निकाल सकते हैं। एन फैक्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारा रिडॉक्स चैप्टर में, लेकिन मान लो कहीं पर अगर सॉल्ट आ जाएगा, जैसे कि हम लोग लेट सपोज अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूं, AlCl3 ले लेता हूं। आप जब इसको डिसोशिएट करेंगे तो किसमें होगा, Al3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव में।
आपके जो स्टोशियोमेट्री और जो चार्ज है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, यहां से 3 वैल्यू आ रही है। सिमिलरली यहां पर 3 इंटू 1 कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये क्या है मेरा, इस केस में हमारा एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई याद रखना एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन नाम का टॉपिक था जो आप पढ़ करके आए हुए हैं, उससे आपको पता होना चाहिए। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड लॉ, ठीक है भाई। तो चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है फैराडे सेकंड लॉ। क्या बोलता है, इफ इक्वल चार्ज इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड सेल आर कनेक्टेड इन द सीरीज, the mass deposited at the electrode will be in the ratio of their electrochemical equivalent or the ratio of equivalent masses। भाई इसका अगर मैं फॉर्मूला सिंपल तरीके से बता दूं तो क्या हो जाएगा, W1 upon W2 is equals to Z1 upon Z2 is equals to E1 by E2। सवाल ये आया कहां से, तो भाई ये जो हमारा फर्स्ट लॉ भी हम पढ़ करके आए हैं उसी की हेल्प से हमारा ये आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सही है। तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, ये हमारा क्या हो जाता है, फैराडे सेकंड लॉ हो जाता है। यहां पर आपको पता है Z क्या है, E क्या है, इक्विवेलेंट मास है, आप उसी तरीके से यहां पर भी निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सही है भाई। तो W1 अपॉन W2 बराबर Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 बाई E2 हम लोगों ने पढ़ लिया है, हमारा फैराडेज का सेकंड लॉ। क्वेश्चन आ गया भाई, चलो। A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 amperes for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? भाई इसका आंसर आप लोग ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। हम लोग भी करते हैं इसको अभी। तो कैसे करेंगे इसको, देखो भाई बहुत आसान है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या था, W इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, इंटू Q अपॉन 96500। यही तो फॉर्मूला था आपका। आपको मोलर मास निकल का पता होना चाहिए, ठीक है, 58.6 के आसपास होता है। एन की वैल्यू कितनी होगी यहां पर, अगर आपसे मैं एन की वैल्यू पूछता हूं तो आप लोग बताइए एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए एन की वैल्यू क्या होगी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए फटाफट। और इसकी वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आई की वैल्यू आपको पता है कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। टाइम मिनट्स में दे रखा है, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 इंटू 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 96500। यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में W का मास बताइए कि कितना मास निकल का डिपॉजिट हो रहा है यहां पर, सही है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग गया, W इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इंटू Q अपॉन 96500। Q को आप फर्दर एक्सपेंड करके लिख सकते हैं क्या, IT, ठीक है। तो इसको आप यहां पर कर सकते हैं इस तरीके से, सही है। तो इसकी वैल्यू आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मास कितना डिपॉजिट हो रहा है इस केस में। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ लिया इस चैप्टर में, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या है, बैटरीज। देखो बैटरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितने टाइप की बैटरीज होती हैं और उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बैटरीज के साथ। 2 तरीके की बैटरी है, कौन कौन सी, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी के बारे में अगर हम लोग बोले तो ये कहते हैं कि नॉन रिचार्जेबल है, मतलब इन्हें हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। सेल्स क्या होता है, अगर मैं सेल और बैटरी में डिफरेंस ढूंढूं तो क्या है, सेल रेफर्स टू अ सिंगल गैल्वेनिक सेल, ठीक है। जबकि बैटरी क्या होता है, व्हेन 2 और मोर सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। मतलब हम लोग अगर सेल के बारे में बात करें तो क्या है, सिंगल गैल्वेनिक है, मतलब सिंगल गैल्वेनिक सेल से मिलकर बनता है। और अगर बैटरी के बारे में बात करेंगे तो फिर क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स जब एक सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। 2 तरीके की बैटरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी को हम लोग डिवाइड बोलते हैं कि ये कैसी बैटरी है जिन्हें हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। देखो प्राइमरी बैटरी के बारे में मैंने आपको बताया, वंस दीज आर कंज्यूम्ड दे कैन नॉट बी रिचार्ज, ठीक है। आप देखिए इस तरीके का, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं। एग्जांपल इसके क्या क्या है, ड्राई सेल, ठीक है, और लेक्लांचे और मर्क्यूरी सेल, ठीक है। ड्राई सेल को हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं और साथ में क्या है, मर्क्यूरी। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें आपको कैथोड कार्बन की रॉड दिख रही है और जिंक का जो कप है वो क्या है, एनोड है। यानी कि सेल्स में भी कैसी रिएक्शन होगी,
कैथोड और एनोड पर ही होने वाली है। ठीक है, तो देखो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगर आपको ये दिख रहा है तो मैं आपको ये दिखा दूं कि कैथोड की रिएक्शन क्या है। ये रही MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू MnOH प्लस अमोनिया। और एनोड की रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। अगर हम लोग बात करें एनोड, यहां पर मैंने आपको पहले भी दिखा दिया, जिंक का कंटेनर है और यहां पर कैथोड क्या होता है, कार्बन की रॉड होती है। ठीक है, देखो इस तरीके से अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहां पर इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो जब भी आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी होगी आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर मुझे इस सेल की ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो क्या होगी, बताओ भाई, इस सेल की ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। आप लोग सबको पता है ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, कैथोड प्लस एनोड कर देते हैं। अगर हम लोग कैथोड प्लस एनोड यहां पर कर दे तो क्या बनेगी, Zn प्लस 2 प्लस अमोनिया। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, Zn प्लस 2 प्लस अमोनिया गिव्स यू Zn ये रिएक्शन हमारी बन जाती है। ठीक है, Zn 4 अमोनिया गिव्स यू Zn अमोनिया होल 4 2 पॉजिटिव। अब इस सेल की ओवरऑल रिएक्शन है। अगर इस सेल के हम लोग एग्जांपल्स देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं, ये फ्लैश लाइट में यूज करे जाते हैं। ठीक है, फ्लैश लाइट में इन सेल्स का यूज किया जाता है। और कहां यूज किया जाता है, पोर्टेबल रेडियोज में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मर्क्यूरी सेल। अगर मर्क्यूरी सेल की बात करते हैं तो यहां पर भी क्या होता है, जिंक है, मर्क्यूरी अमलगम मेरा एनोड है, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड कार्बन क्या है, कैथोड है। और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, KOH और ZNO का पेस्ट होता है। इस तरीके का इसका पिक्चर दिखती है आपको, कैथोड दिख रहा है, एनोड दिख रहा है, एक सेपरेटर दिख रहा होगा और सेल कैन दिख रहा होगा। अगेन इसकी अगर हम लोग ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले आप एनोड की रिएक्शन लिखिए, यानी कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस दिखाइए जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में होंगे। और अगर कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे तो ये रहेगी। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए और आपकी ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी। क्या होगी यहां की ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन बनी। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मर्क्यूरी सेल कहां पर यूज करा जाता है। ठीक है, मतलब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि मर्क्यूरी सेल के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकेंडरी बैटरी, हम लोग सेकेंडरी बैटरी किन्हें बोलते हैं, सेकेंडरी सेल जिसे हम लोग दोबारा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बाई पासिंग द करंट। ठीक है, मतलब आपको पता ही है बहुत सारी बैटरी होती है जो हम लोग चार्ज करते हैं हमारी। एग्जांपल क्या क्या है, लेड स्टोरेज सेल और निकल कैडमियम सेल। स्टार्ट करते हैं लेड स्टोरेज सेल के साथ। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको यहां पे एक एनोड दिखेगा और एक कैथोड दिखने वाला है। अगर हम लोग लेड की बात करें तो लेड क्या है, एनोड है। और अगर कैथोड की बात करें तो ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद द लेड डाइऑक्साइड यानी कि PbO2। और यहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 30% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये हमारा लेड स्टोरेज सेल का हो गया। इसकी अगर हम लोग बैटरी की बात करते हैं, यूज में जब बैटरी होती है तो क्या होता है, ये रहती है एनोड पर इस तरीके की रिएक्शन होती है, Pb प्लस SO4 गिव्स यू PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर ये रिएक्शन रहती है। आपका ओवरऑल रिएक्शन जब बनता है तो ये बनती है। ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, ये तब हो रहा है जब सेल यूज में है। सेल यूज में है मतलब इसकी बैटरी क्या हो रही होगी, खत्म हो रही होगी। अगर सेल की बैटरी खत्म हो रही है और आप इसको करंट पास कर रहे हैं, यानी कि इसको दोबारा से चार्ज कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ वी आर रिचार्जिंग दिस बैटरी, if we are recharging this battery, what effect you will observe? बताओ भाई,
अगर हम लोग इस बैटरी को दोबारा चार्ज करते हैं यूज करने के बाद, तो रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को आप लोग बताइए। कहां पर बताना है आपको, कमेंट सेक्शन में बताना होगा, तो आप सोचिए और बताइए। ठीक है, कहां पर यूज करे जाते होंगे ये, इसके एग्जांपल। अगर लेड स्टोरेज सेल की बात करें तो ये कहां यूज करे जाते हैं, इसके एग्जांपल्स हैं कुछ आपके पास? हाँ, कुछ भी एग्जांपल देखो। हियरिंग हेड एक एग्जांपल है, ठीक है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, आपका वॉचेस का एग्जांपल हो सकता है, और आप लोग कुछ कमेंट सेक्शन में इसके एग्जांपल्स बताइए क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम लोग इस बैटरी को रिचार्ज करते हैं तो रिएक्शन पर क्या फर्क दिखेगा, आपको ओवरऑल रिएक्शन कैसी दिखने लगेगी ये बताना है, और इसके कुछ एग्जांपल्स और बताने हैं। दूसरा सेल है निकल कैडमियम सेल। कैडमियम का एनोड है यहां पर, निकल डाइऑक्साइड का कैथोड है, और KOH का इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आपको पता ही होगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्या है ना। इलेक्ट्रोलाइट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। अगर हम लोग उसमें करंट पास करें तो वो क्या करता है, ये कंडक्शन में हेल्प करता है ना, यही तो हम लोग बोलते हैं। देखो इसकी रिएक्शन, एनोड कैडमियम का एनोड हम लोग ले रहे हैं प्लस, यहां पर क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मतलब एक यहां पर कैडमियम क्या हो रहा है एनोड पे है, और कैथोड पर क्या है, निकल डाइऑक्साइड है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन जब आप इसकी लिखेंगे तो आप इन दोनों को सिर्फ क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, और जब मर्ज कर देंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी। कैसी दिखेगी ओवरऑल रिएक्शन, ये रहा इसका एग्जांपल, है ना। तो आपको ये रिएक्शन दिख रही होगी, आपको ये बताना है मुझे कि ये रिएक्शन किसका एग्जांपल था, कैडमियम वाले का, निकल कैडमियम वाले का। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि ये कहां यूज करे जाते हैं, निकल कैडमियम सेल कहां यूज करे जाते हैं, आपको मैं बता दूं इसके एग्जांपल्स हैं, कॉर्डलेस रेजर्स वगैरह में इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उसमें भी हम लोग इसका एग्जांपल यूज कर सकते हैं। तो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये अब एक क्वेश्चन रह गया, ड्राई सेल का, ये जो हम लोग इससे पहले सेल पढ़ा था लेड वाला, उसका यूज कहां करा जा सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं, उसका यूज हम लोग कर सकते हैं ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, नेक्स्ट सेल की बात करते हैं, कौन सा है, फ्यूल सेल। भाई ये सारे सेल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप उसको देखिएगा और वहां से पढ़ने की कोशिश करिएगा। galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion of fuels like H2, मीथेन, CH3 और एक्सेट्रा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि एनर्जी ऑफ कंबशन को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो हम लोग यूज करते हैं फ्यूल सेल का। कैथोड और एनोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअली सप्लाई मिलती है इनको, और इसीलिए एनर्जी कैन बी विथड्रॉन इनफाइनेटली फ्रॉम अ फ्यूल सेल एज लॉन्ग एज द आउटसाइड सप्लाई ऑफ द फ्यूल इज मेंटेन। मतलब आप जितना उसको फ्यूल देते रहेंगे उतना उसमें लगातार आप लोग क्या कर पाएंगे, एनर्जी को विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये कैसे सेल होते हैं, फ्यूल सेल्स होते हैं। देखो हम लोग अगर इलेक्ट्रोड की बात करते हैं फ्यूल सेल में, तो कंडक्टिंग मटेरियल सच एज ग्रेफाइट विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ प्लैटिनम, और अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेस मिलता है। ठीक है, याद रखना कि हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोड इनका बना होना चाहिए, इलेक्ट्रोड ये, इलेक्ट्रोलाइट ये होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या होता है, गैसेस क्या करती है, डिफ्यूज कर जाती है स्लोली इनटू द इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन करके क्या करती हैं, सेंट्रल कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन कर जाती हैं। दो गैसेस लेते हैं, उनको अलग अलग कंपार्टमेंट में रखते हैं, इसीलिए हम लोग यहां पे गैसेस की बातें कर रहे हैं फ्यूल सेल में। ये इस तरीके का फ्यूल सेल दिखता है, आपको हाइड्रोजन दिख रही होगी, आपको ऑक्सीजन दिख रही होगी, दो गैसेस हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट में ली गई हैं। ठीक है, यहां से फ्यूल सेल का देखो कैथोड की रिएक्शन फ्यूल सेल की,
ऑक्सीजन गया अगर कैथोड पर, ऑक्सीजन रिडक्शन हुआ इसका और ये 4OH नेगेटिव बनाया, एनोड पर रिएक्शन कराई तो H2 प्लस 4OH माइनस गिव्स यू ये, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन अगर आपने लिखी तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन बनी, वाटर की फॉर्मेशन की रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें 2H2 प्लस O2 गिव्स यू व्हाट 2H2O, तो ये कैसी रिएक्शन है, वाटर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। नेक्स्ट कोरोजन। देखो भाई कोरोजन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, मेटल के साथ ऑक्साइड बन जाते हैं उसके, है ना, ऑक्साइड की लेयर आ जाती है मेटल के ऊपर, यानी क्या बन जाता है, मेटल से मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और कोरोजन के अगर हम लोग कुछ एग्जांपल देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो सकता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर हो सकता है। आपको देखा होगा आपने अक्सर, अगर आप कभी ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि चांदी आपकी क्या पड़ जाती है, हल्की सी ब्लैकिश कलर में आने लगती है, ठीक है। कहीं मत जाइएगा, अपने घर पे ही देखिएगा अपनी मम्मी की, आप जो एंकलेट्स होती हैं उन पे ध्यान दीजिएगा, जब वो नई नई होती है तो बहुत ज्यादा शाइन कर रही होती हैं, और जब आप थोड़े दिन बाद उसको देखते हैं तो उसमें आपको इफेक्ट दिखाई देता है इस चीज का, ठीक है। और क्या होता है, कॉपर और ब्रॉन्ज पे ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो तीन तरीके की चीजें हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ द सिल्वर, और थर्ड है ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाना कॉपर और किसके ऊपर, ब्रॉन्ज के ऊपर। देखो कुछ इस तरीके की ग्रीन कोटिंग आ गई है ये कॉपर के ऊपर, यहां आपको चांदी के ऊपर इफेक्ट दिख ही रहा होगा, देखिए कैसा कलर आ रहा है, ये इस तरीके का। आप घर पर देखिएगा एंकलेट्स पर आपको दिखाई दे जाएगा, कहीं चांदी का चम्मच ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर में ही दिखाई देगा, कहां पर, जो मम्मी की एंकलेट्स होती है उन पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई दे जाएगा ये चीज, ठीक है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, देखो भाई फॉर्मेशन ऑफ पोरस कोटिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड, कैसा, Fe2O3.XH2O का फॉर्मेशन हो जाना आयरन की सरफेस पर इन द मॉइस्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है ये, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आयरन का कोरोजन होना कैसा फिनोमिना है, कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, ठीक है। इस तरीके से होता है, आयरन की सरफेस पर आपको दिख रहा है आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इस तरीके से ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिडक्शन कर करके आपका ये बना लेता है, रस्टेड आयरन बनाता है, ठीक है भाई, रस्टेड आयरन बना लेता है, बहुत बढ़िया। तो भाई इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। हमारा ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी लंबा चैप्टर था, हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि यहाँ पर हर टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस को करिए भी, ये क्वेश्चंस आप देखेंगे आपको दिखे समझ में आएगा। आने वाले चैप्टर्स में आपको एक बात मैं पहले से बता दूं, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस होने, क्वेश्चंस की सीरीज हम अलग से लेकर के आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके पास ये चैप्टर है, आप लोग इसको प्लीज देखिए, ठीक है। और आपको जैसा भी लगे इसके आंसर्स को आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। आने वाली क्लासेस में हम लोग आने वाली क्लासेस में उसमें क्या पढ़ेंगे, 12th के वन शॉट और लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो क्या आएगा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन आने वाला है, ठीक है। यानी कि हम लोग इस चैप्टर को खत्म करके आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा 12th में वो क्या मिलेगा, वन शॉट में हेलो एल्केन और हेलो एरीन मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।